नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के थ्रू आप न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशंस बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। सर क्या बात करूं, मतलब बिल्कुल निःशुल्क नहीं यार, इतने शरीफ तो शक्ल से दिखता भी नहीं हूं मैं, वैसे मुझे पता है। तो देखो, बदले में एक चीज़ मैं मांग लेता हूं बहुत बार मेरे स्टूडेंट से, और जो आप अक्सर दे भी देते हैं, वो ये कि जब भी आप हमारे किसी टीचर द्वारा पढ़ाए गए किसी भी लेक्चर या सेशन में कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी कुछ नया लर्न कर सके, कुछ अच्छा सीख सके और जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि भैया, जब हम पूरा एज अ सोसाइटी कलेक्टिव विजन होगा हमारा आगे बढ़ने का, हम सब पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा बनेंगे, तभी देश तरक्की करेगा, है कि नहीं। चलो, ये तो हो गई अच्छी बात है। अब आ जाओ काम की बातों पे। काम की बात यह है भैया कि अपन कर रहे हैं क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स के 7th चैप्टर को सॉल्व या समझ रहे हैं, बेसिकली लर्न करने का कोशिश कर रहे हैं। और आज हम इसी चैप्टर के दूसरे दानव, जिसमें पहला दानव था अपना परम्यूटेशन, दूसरा दानव यानी कॉम्बिनेशंस की बात करने वाले। ठीक है, ये थोड़ा सा एक अलग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि इसमें हम कुछ चीजें सीखते हैं, कैसे हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। तो यहां सिलेक्शन वाली बात हो जाती है। परम्यूटेशन में मेजरली अरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हम आज क्या करेंगे, हम आज कॉम्बिनेशन के पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और सेशन को एंड करेंगे, है ना। क्लियर है ये बात, पता चल गया आपको कब क्या कैसे होने वाला है। चलिए, तो ज्यादा समय अपन वेस्ट नहीं करते, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। कॉम्बिनेशंस पे आज चर्चा होने वाली है। परम्यूटेशंस हम पिछले सेशंस में कवर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अगर नहीं देखा है तो। बात समझना यहाँ पे क्या हो रही है। सर बात कुछ ऐसी हो रही है, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की परिभाषा और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है। देखो, each of the groups or selections which can be made by taking some or all of the members of a group without a reference to order of objects in each group is called combination। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है आपका, उसकी परिभाषा में जब आप देखोगे, यहां जो कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा है, वहां पे जो एक वर्ड आ रहा है वो हो रहा है सिलेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लोग हैं, आपको उसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं, 10 में से 4 सिलेक्ट करने, तो कितने तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे वो आप कॉम्बिनेशंस के थ्रू पढ़ सकते हो। ये क्लियर हुआ जी सर। सर फिर अरेंजमेंट में या परम्यूटेशन में क्या होता है। परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट भी करते हैं, इन सेंस कि वहां पे कौन किस नंबर पे होगा, कौन कहां बैठेगा। मान लो 10 लोगों में से आपको 4 को बैठाना है, तो कौन कहां बैठेगा उसका डिसीजन भी होता है। यहां पे आप क्या करते हैं, आप विदाउट रेफरेंस बात करते हैं टू ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बहुत बार चीजों को केवल सिलेक्ट करना ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है, उन्हें अरेंज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, पर जब आपके लिए दोनों बात आ जाती है कि आपको अरेंज भी करना है, सिलेक्ट भी करना है, तब मे बी आप परम्यूटेशंस को यूज करते हैं। पर लेकिन जहां पे आपको केवल सिलेक्शन करना है, वहां पे आप कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो आपको एग्जांपल दिए हैं कुछ। द कॉम्बिनेशंस दैट इज सिलेक्शंस, जो मेजर वर्ड यहां पे यूज होगा, विच कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स ए बी सी बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम आर ए बी बी सी सी ए। ठीक है, अब जब हमने यही एग्जाम्पल किसका, 3 लेटर्स में से 2 की बात वाला जब हमने किया था परम्यूटेशंस में, तब हमारा जवाब कितना आया था सर, तब हमारा जवाब आया था 6। रीजन बीइंग, वहां पे हमने दोनों काम किए थे, सिलेक्शन भी किया था और अरेंजमेंट भी किया था। इन सेंस, जैसे यहां पे आप देखो, आपके पास है ए बी सी। ठीक है, अब जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप केवल यहां पे एक बनाएंगे ए बी। ठीक है, लेकिन जब आप इसको अरेंजमेंट का भी स्कोप देना चाहेंगे तो अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा सर, अरेंजमेंट में यहां पे बी ए आ जाएगा। ये फर्क हो जाता है। ठीक है, सिलेक्शंस में ये दोनों आप एक ही मानेंगे कि आपने सिलेक्ट तो बी और ए को ही किया, लेकिन अरेंजमेंट करते समय यानी परम्यूटेशन करते समय आप इसको 2 क्वांटिटी गिनेंगे और आप कहेंगे कि भैया ए बी अलग है और बी ए अलग है। क्लियर है। तो सवाल समस्या क्वेश्चन के हिसाब से हम करते हैं, परम्यूटेशन करना है कि कॉम्बिनेशन करना है, एंड फिर हमारा मामला चलता है। क्लियर हो गया ये जी सर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। देखो अब आगे की बात क्या कह रहे हैं अपन से, द ओनली कॉम्बिनेशन दैट इज सिलेक्शन विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी टेकन ऑल एट अ टाइम इज ए बी सी। अब यहां पे देखना, जब आपको 3 लेटर्स में से
तीन ही अरेंज करने होते हैं तब आप क्या लिखते हो, तब आप लिखते हो सर 3PC, राइट, 3 और यहाँ पे P और यहाँ पे 3, जिसका जवाब होता है 6, राइट, है ना। पर इनका कहना है कि जब आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, जब आप केवल सिलेक्शन की बात कर रहे हो, तो आप तीन में से तीन ही सिलेक्ट करोगे, जिसका एक ही वे होगा ABC। तो सर ये जो 6 बोलते हैं ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है उनका अरेंजमेंट, कि आप उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन में या कॉम्बिनेशन में आप केवल चीजों को सिलेक्ट करने की बात करते हो, उनके अरेंजमेंट पे फैसला नहीं करते, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो कुछ जगह पे केवल अरेंजमेंट करना होता है, सिलेक्शन नहीं करना होता, कुछ जगह पे केवल सिलेक्शन करना होता है, अरेंजमेंट करना नहीं होता, और कुछ जगहों पे दोनों काम होते हैं, आपको सिलेक्ट भी करना होता है और अरेंज भी करना होता है, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से, समस्या के हिसाब से हम उसका इलाज ढूंढते हैं। Thus, the number of combinations of 3 different objects taken all at a time is 1. ठीक है। The combinations, that is groups which can be made from the letters A, B, C, D by taking at a time, जितने भी आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 at a time लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो A, B, C, A, B, D, A, C, D और B, C, D, 4 में से आपको 3 सिलेक्ट करने हैं, तो उसके आपको 4 पॉसिबल वेज मिले। हालांकि जब आप इसको अरेंज करने की बात करेंगे तो आपको हर एक को अलग अलग तरीके से अरेंज कर पाएंगे, तो आपके अरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन वाले जवाब ज्यादा आएंगे। ये क्लियर हुआ जी सर। चलिए, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ चलते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सवाल पढ़ के यही अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे हमसे व्यक्ति सिलेक्शन के बारे में पूछ रहा है या फिर अरेंजमेंट के बारे में पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन permutation and combination of objects is that order, ठीक है, order that does matter in a permutation while it does not matter in case of combination। permutations में आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि कब आ रहा है, कौन आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, लेकिन सिलेक्शन करते समय या फिर आप कॉम्बिनेशंस में इसका ध्यान नहीं रखते, इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते। अब मान लो आपको 10 में से 4 गायें सिलेक्ट करनी है, तो आप 4 कर लोगे कॉम्बिनेशन का यूज करके, पर आपको 10 में से 4 गायों को अरेंज करना है, कहीं पे रखना है, ठीक है, मान लीजिए उनको बांधना है, तो फिर उसमें आप ऑर्डर का भी ध्यान रखते हैं कि कौन सी काऊ कहां पे अरेंज होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी सर। चलिए, अब यहां पे देखिए, आप जैसे परम्यूटेशंस में एक फॉर्मूला या नोटेशन यूज करते हैं, ठीक वैसा ही कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है NCR, यानी N रिप्रेजेंट करता है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, C रिप्रेजेंट करता है फॉर कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन, और R रिप्रेजेंट करता है जितने आपको सिलेक्ट करने हैं, जितने रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर 10 काऊ में से 4 काऊ सिलेक्ट करनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10C4। ये क्लियर हुआ। और अगर मुझे परम्यूटेशन भी देखने हैं इनके, तो मैं बोलूंगा 10P4। इसमें 4 काउज आ जाएंगे और मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसमें 4 काउज आएंगे और वो कैसे बांधे जाएंगे, प्रोबेबली कैसे आप उनको अरेंज करोगे इन द शेल्टर, वो भी कंसिडरेशन में लिया जाता है, ठीक है। तो 4 काउज सिलेक्शन एंड उनका अरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिलेक्शन है, अगर आपका सवाल बोल रहा है तो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने कहा कि पहले नंबर पे ब्लैक काऊ है या व्हाइट है, अब जो भी कलर की काऊ आप रख रहे हैं, ये क्लियर हो गया जी सर। दोनों का फर्क जितना क्लियर रखोगे उतना अच्छा होगा। अब कॉम्बिनेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, तो आप कॉम्बिनेशन या फिर सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है NCR, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय और सॉल्व बाय द फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें से अगर आप ऐसे एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो बेसिकली ये जो n फैक्टोरियल इंटू अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल है, इतना पार्ट तो आपके परम्यूटेशन में भी होता है। कॉम्बिनेशन में आप अलग से r फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आप ऑर्डर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे केसेस या वो सारे ऑप्शन जो कि आपके अरेंज करने से नए बन जाते हैं,
ठीक है, वो सारे आप डिवाइड करके यहाँ पे हटा देते हो। ये क्लियर हो गया, क्योंकि अरेंजमेंट करते समय आप ऑर्डर का भी ध्यान रखते हैं, कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर को आप कंसिडर नहीं करते। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हैं जो कि हमेशा हमें याद होने चाहिए, जो कि हमें बहुत यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो आप न्यूमरेटर को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरीके से निकाल सकते हो बाहर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सेकंड, NCN, यानी अगर आपको जितने अवेलेबल है उतने ही सिलेक्ट करने हैं तो उसका एक ही तरीका होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपको सारे के सारे सिलेक्ट करने हैं तो एक ही तरीका होगा, ठीक है। एक ये कि भैया NCR इज इक्वल टू NCN-R। सर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहां पे बोला कि आपको 7 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू ठीक बराबर होगी किसके, ठीक बराबर होगी 7 में से 3 सिलेक्ट करने के बाद पे। सर ऐसा कैसे हो जाएगा, देखो एक बात समझो, 7 में से 4 सिलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, आपने कितने सिलेक्ट नहीं किए, 3। अब ये जो आपने 3 सिलेक्ट नहीं किए या ये जो आपने 3 सिलेक्शन नहीं दिए वो अलग हो गए, तो एक तरीके से वो भी तो एक सिलेक्शन हो गया ना। समझे आप नहीं समझे, सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। देखो मान लीजिए एक टीम में 8 लोग थे, आपने कहा कि मैं इनसे 2 टीम्स बनाऊंगा, मतलब एक ग्रुप में 8 लोग थे, ठीक है। टीम ए में मैं 5 लोग सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। अब क्या आप अलग से टीम बी सिलेक्ट करोगे, नहीं सर, ऑटोमेटिकली जो बचे हुए लोग होंगे वो कहीं ना कहीं एक अलग खुद की टीम बना लेंगे विथ 3 पीपल, राइट। क्योंकि अगर मैंने 5 सिलेक्ट कर लिए तो जो 3 नहीं सिलेक्ट हुए वो खुद में क्या बन गए, वो खुद में एक टीम बन गए। तो मुझे अगर एक 8 लोगों के ग्रुप में से 2 टीम बनानी है तो मुझे 2 बार एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मैं वो एक्सरसाइज एक ही बार करूंगा सिलेक्शन की, और वो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम एज अ रिजल्ट मुझे दे देगा। अब यहां पे जब मैं 8 में से 5 लोग सिलेक्ट कर रहा हूं तो भी मेरा काम हो गया, ठीक है। आपने 8C5 किया, ठीक है, और ये करते करते ही ऑटोमेटिकली मैं 8 में से 3 लोग भी सिलेक्ट करने वाला काम कर गया, और यही कॉम्बिनेशंस कहते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आपने एनीवे आपने किया कि आपने ग्रुप को 5 और 3 के टीम के ग्रुप में, पूरे ग्रुप को 5 और 3 की टीम में डिवाइड कर दिया। अब चाहे आप वो 5 सिलेक्ट करके करो या 3 सिलेक्ट करके करो, टीम 2 ग्रुप में तो बटी गई ना, 3 वाले अलग हो गए, 5 वाले अलग हो गए, तो फिर कुछ खास फर्क बचा नहीं। इसलिए यहां पे ये फंडा यूज होता है कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। मैंने आपको एग्जांपल देके ही बताया, जैसे यहां पे हमने लिखा कि भैया 8C5 इज इक्वल टू 8C3, ये बहुत जगह पे यूज होता है। दूसरा, अगर ऐसा कहीं हो कि किसी स्पेसिफिक केस में 2 आपके कॉम्बिनेशंस बराबर आ रहे हैं तो उससे आपको 2 रिजल्ट मिलते हैं, या तो A और B आपस में बराबर हैं या फिर A और B को जोड़ने पे N के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था अभी कि 8 में से 5 सिलेक्ट करने का जो हमने यहाँ पे पूरा काम किया था, उसमें से हमने कहा था कि ये बराबर होगा 8C3 के। तो इससे एक रिजल्ट तो ये निकल सकता है कि या तो दोनों को जोड़ने पे 8 आ रहा है, ठीक है, कि भैया पूरी टीम वापस बन जा रही है ना। तो जब आप जहां से शुरू कर रहे थे वहीं खत्म आ रहे हो, एक ये आ जाता है, दूसरा एक ये आ जाता है कि भैया दोनों आपस में बराबर होंगे तभी फॉर्मूला बराबर है, अदरवाइज तो नहीं। चलिए तीसरा, अगर यहां पे ऐसा कुछ है कि आपके पास R और R-1 है तो आप इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। ये सारे आपको MCQs में आ सकते हैं, कुछ 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं, जिसमें आप सॉल्व करके फटाफट से इन आपके जो स्पेशल फॉर्मूला दिए इनका यूज करके अपना आंसर बता सकते हो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। NC0 is equal to 1, that means the number of combination of n different objects taken nothing at all is taken as 1। अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन, तो उसकी वैल्यू भी आप 1 के बराबर ले लेते हो, ठीक है। मान लो आपके पास 10 लोग आए, आपको एक भी नहीं जमा, आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो ये भी एक तरीके से सिलेक्शन ही हुआ ना, एक डिसीजन ही हुआ ना कि भैया मुझे कोई सिलेक्ट नहीं करना, तो वो भी कंसिडर होता है। तो NC0 इक्वल टू 1 के बराबर लिया जाता है हमेशा।
ठीक है, यहां देखो अगर आप फॉर्मूला भी यूज करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा कि NC0 है 1, फॉर्मूला NCR में अगर आप वैल्यूज पुट भी करोगे तो भी आपको जवाब में 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो विच मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये अगर R की वैल्यू 0 है तब भी मीनिंगफुल है, मतलब तब भी एप्लीकेबल होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हमारे समक्ष आ गए, हमें जिन्हें सॉल्व करना चाहिए और अपने जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हें थोड़ा सा और मजबूत बनाना चाहिए। चलो सबसे पहला कह रहा है 12C5, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो भैया हमने यहां पे लिखा A, हमें पता है, हमें बोला गया 12C5 की वैल्यू बताओ। कैसे करेंगे हम सर? हम तो यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग NCR विच इज इक्वल टू, ऊपर आता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, यही होगा फॉर्मूला। यस सर, तो यहां पे भी हम यही करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे वी गेट क्या, तो सर हमें मिलना चाहिए कि 12C5 इज इक्वल टू कितना सर? 12C5 इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 5 दैट इज 7 फैक्टोरियल, राइट? यस सर। अब आप चीजों को कैंसिल करना चाहोगे तो ऊपर आएगा 12, 11, 10, 9 और फिर 8 और फिर फाइनली आएगा 7 फैक्टोरियल, जो कि डिनोमिनेटर का जो मसला है उसको भी थोड़ा सा ईज आउट करेगा। ठीक है, नीचे मेरे पास है 5 फैक्टोरियल जिसको मैंने सीधे लिख दिया 120 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब कौन किससे कैंसिल होगा सर? सबसे पहले तो आप कैंसिल करोगे 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल से, दूसरा आप 12 इंटू 10 जो कि 120 के बराबर होगा उसको कैंसिल करोगे सीधे 120 से। जवाब आपका कितना आएगा फाइनली? तो सर वो आएगा आपके लिए 11 इंटू 8 9 होता है 72, जो मैंने लिख दिया है, उसमें इंटू 11 करेंगे तो प्रोबेबली आंसर आएगा 792, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? हाँ जी सर, तो हमारा जवाब आया 792 फॉर द फर्स्ट वाला आंसर। चलिए ए पार्ट हमने कर दिया, अब इसी में हम थोड़ा सा आलस से दिखाते हुए बी पार्ट भी शुरू कर देंगे बस, लेकिन कुछ चीजों को यहां से हटा देंगे। फॉर्मूला हम नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है, तो अब हम नहीं मिटाएंगे। चलो हाँ, ये कर सकते हैं कि ए पार्ट का आंसर जो है उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, इनकेस आपको अगर याद रखना हो कभी, तो आंसर आया 792। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बोलेंगे भैया? सबसे पहले हमारा सवाल क्या है? 10C8, तो लिखा आपने पार्ट बी है अपना क्वेश्चन 10C8। फॉर्मूला हम सेम यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे 10C8 इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या करना चाहिए सर? 10 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन अप कीजिए, तो आपने लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, वेरी गुड, होल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल तो है ही, इंटू कर दो 2 फैक्टोरियल इज 2। कुछ चीजें यहां पे बिल्कुल कैंसिल होंगी, जैसे कि 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, और ये 2 कैंसिल करेगा 10 को तो आपको देगा 5। तो आपका जवाब कितना आएगा सर? जवाब आएगा 5 इंटू 9 दैट इज 45। तो अगर 10 में से मुझे 8 चीजें सिलेक्ट करनी है तो मेरे पास 45 वेज होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है ये मामला? जी सर। इसका थर्ड पार्ट देखो, आपको कोई और आइडेंटिटी यूज करने को बोल रहा है, तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं और अपने दोनों जवाब फिर से एक बार लिख देता हूं। तो सर इसका जवाब आया था 792, राइट? हाँ जी सर, पहले वाले का आया था 792, दूसरे वाले का हमने निकाला 45, अब तीसरे वाले को हमें फिर से सॉल्व करना है, देखना है क्या आंसर आता है। चलिए थर्ड पार्ट में शायद हम कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज करें जो कि हमें बहुत हेल्प कर सकती है। ये कह रहा है 10C7 प्लस 10C6 निकाल दो, कितना होगा? चलिए सी पार्ट में कह रहा है 10C7 प्लस 10C6 निकाल दो। अब हमने जो पीछे आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उन पे हम एक बार वापस जाते हैं, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। देखिए एक आइडेंटिटी अपने पास थी ये NCR प्लस NCR माइनस 1, क्या ये लग रही है? हाँ जी सर। अब जब अगर ये लग रही है तो इसको हम यूज कर लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? हम बोलेंगे देखिए यूजिंग NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR
वी गेट क्या मिलेगा हमें, जरा जल्दी से बताओ। तो सर अगर हम यहां पे देखें कॉन्सेप्ट वाइज जितना हमने पढ़ा है तो हम बोलेंगे भैया 10C7 प्लस 10C6 शुड बी इक्वल टू कितना। सर इसके हमने जो पैटर्न पढ़ा उसके हिसाब से 11C7। लेकिन इससे एडवांटेज क्या हुआ, इससे एडवांटेज भैया ये हुआ कि पहले आपको दो जगह पे बड़े बड़े फॉर्मूलास लगाने पड़ते, अब आप एक ही जगह लगाओगे और सीधे आंसर निकालोगे। फिर से जो फंडा हम यूज करने वाले उसे मेंशन कर देते हैं, तो हम लिख रहे हैं यहां पे नाउ यूजिंग NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अब आप इसको ऐसे लिखें या फिर आप वैसे लिखें एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, बात बराबर ही है। वी गेट क्या क्या होना चाहिए सर हमारे पास, सर हमारे पास होना चाहिए 11C7 राइट। हाँ जी सर, तो आप लिखोगे यहाँ पे 11C7 इज इक्वल्स टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और माइनस करने के बाद एक बचेगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको जैसा हमने फॉर्मूला लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर आपने ऊपर कुछ और लिखा यहाँ कुछ और लिख रहे हो। तो ये आ गया 11 फैक्टोरियल, ये आ गया 7 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 फैक्टोरियल। मैं 11 फैक्टोरियल को थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। तो इससे काम शायद जल्दी हो जाए इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, चलो कैंसिलेशन के लिए 7 से 7 गया पूरा फैक्टोरियल, 8 3 जा होगा 24 एंड 3 1 जा हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 3 3 जा। जवाब क्या आएगा सर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखें फाइनली तो प्रोबेबली हमारा आंसर आएगा 330। सोचने समझने देखने वाली बात, अगर हम इसको ट्रेडिशनल फॉर्मूला से करते तो हम एक बार इसमें लगाते फॉर्मूला, फिर एक बार इसमें लगाते, फिर चीजों का एलसीएम लेते और कैंसिलेशन करते, कुछ करते, तब जाके आंसर आता यहाँ पे। लेकिन हमने आइडेंटिटी का यूज करके एक ही बार में चीजों को इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आंसर आया 330। चलो यहाँ पे हम कर रहे हैं इतने पार्ट को क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, देखो उसमें भी बहुत सारा काम करना है ना। आंसर कितना आया सर, आंसर आया 330। तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमने भैया पहले एग्जाम्पल का तीसरा पार्ट भी खत्म कर दिया और अब तक हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले के डायरेक्ट यूज के क्वेश्चन आए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत बड़ा विकट परिस्थिति पैदा करे। चलिए अब देखो डी पार्ट, डी पार्ट में हमें क्या बोल रहा है सर, 15C8 है हमारे पास। ठीक है भैया, लिख लिया हमने 15C8, उसमें प्लस हो रहा है 15C9, तो यहां पे हम करेंगे 15C9, फिर माइनस है 15C कितना 6 एंड माइनस है 15C7 राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले रीअरेंजमेंट कर रहा हूं ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी को यहां पे ला पाऊं। ठीक है, तो मैंने इसको रीअरेंज कैसे करना है, सबसे पहले लिखा मैंने 15C9 प्लस 15C8, पहले मैंने ये लिखा कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जैसा था बस आपने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। यहां मैंने लिया माइनस साइन कॉमन और अब की बार मैं लिख रहा हूं पहले 15C7 फिर लिख रहा हूं प्लस 15C6 को। ठीक है, रीजन बीइंग जो मैंने आइडेंटिटी या जो मैंने रूल्स पढ़े हैं या जो मेरे पक्ष में जो चीजें आती है उसमें मैंने क्या पढ़ा है कि हमें जो एक आइडेंटिटी मिली है वो कुछ इस प्रकार है कि भैया NCR प्लस NCR माइनस 1, यानी बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे। तो रीअरेंज करके मैं उसी को यहां पे लाने की कोशिश कर रहा था, इज इक्वल टू N+1 CR वी गेट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारा सवाल कुछ और रूप में आए और हमारा आंसर शायद कुछ गलत हो जाए। तो भैया दुर्घटना से देर भली और प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए मैंने जानबूझ के उसको इसी फॉर्म में लाया कि यहां पे आएगा 16C9, 15 था प्लस 1 किया 16 माइनस, इधर पे अगर आप देखोगे तो इधर पे भी होना चाहिए 16C7। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों जगह पे आपको क्या मिल गया 16C9 माइनस 16C7। अब आप ये मत करना कि दोनों को माइनस करके 16C2 लिख दो, ऐसा नहीं होता। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा।
तो यहां पे आप क्या लोगे, यहां पे आप दूसरा रूल यूज करोगे कि भैया यूजिंग NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, वी गेट, चलिए आपको मिलेगा यहां पे 16 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। राइट, ये क्लियर है जी सर? ऐसी कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। चलिए माइनस यहां पे है 16 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे भी देखोगे फॉर्मूला के हिसाब से 7 फैक्टोरियल एंड 16 इंटू 9, 16 माइनस 7 दैट इज 9 फैक्टोरियल। अब अगर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में भी फैक्टोरियल लगभग सेम है, बस यहाँ 9 7 या 7 9 है, तो खाली सीक्वेंस का फर्क है। और मल्टीप्लीकेशन में सीक्वेंस का इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। तो हम यहाँ पे क्योंकि सेम ही चीजें हैं तो आंसर में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया है। इज दिस क्लियर? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, बड़े आराम से यहाँ पे हमने सवाल सॉल्व कर लिया। चलिए स्क्रीन को हम क्लियर करते हैं। हमारा यहाँ पे चारों पार्ट हो गए, चारों के हमने आंसर निकाल दिए, अलग अलग आइडेंटिटीज यूज कर ली, जो हमने वहां पे रूल्स पढ़े उनको यूज कर लिया और अपना आंसर बता दिया। एग्जाम्पल 2 अब देखो क्या बोल रहा है, n की वैल्यू पता लगाओ यदि यहाँ पे कंडीशंस कुछ इस प्रकार हैं तो। चलो सबसे पहले तो आपको दिया है ए पार्ट के लिए कि भैया NC5 इज इक्वल टू NC7। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हम बोलेंगे भैया हमने पढ़ा है कि वी नो दैट, ये क्या हो गया, लगता है पेन किंग फिर से समाप्त हो गया, एक बार दोबारा चेक करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, चलिए लेट्स रिफिल दिस। चलिए उम्मीद करता हूं इसकी इंक वापस आ गई, इसने खाना खा लिया होगा। बिल्कुल सही सर। तो वी नो दैट, क्या पता है हमें सर? हमें ये पता है कि यदि NCA इज इक्वल टू NCB है, इट रिफ्लेक्ट्स और इट कम्स आउट एज कि यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल जाता है, देन A प्लस बी या तो बराबर होंगे या फिर A प्लस बी इक्वल टू N होता है। ठीक है, नॉट F ऐसे लिख लो। ठीक है, तो अब यहां पे तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हम लिखेंगे देयरफॉर, यहां पे भी हम लिखेंगे कि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू n, यानी 12 इज द वैल्यू ऑफ n। क्लियर है ये? जी सर। आपने क्या बोला सर? हमने बोला कि यदि NCA इज इक्वल टू NCB है तो A प्लस बी करने पे n आता है, तो यहां पे भी हमने वही किया, 5 प्लस 7 इक्वल्स टू n किया, दैट इज 12। पहला पार्ट हमारा बड़ी इजीली हो गया। सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कि 16 इंटू n प्लस 2C8 है, विच इज इक्वल टू 57 इंटू n माइनस 2P4 है। तो ध्यान क्या देना, यहाँ पे एक तरफ P है भैया और एक तरफ C है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग आपकी आइडेंटिटीज लगेंगी, अलग अलग रूल्स लगेंगे, अलग अलग फॉर्मूला लगेंगे, तब जाके आंसर कहीं मिलेगा। चलिए तो हम बी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी ऐसा मुझे लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अपन लोग मेहनत से कहाँ डरते हैं। तो 16 इंटू क्या लिखा है ऊपर, n प्लस 2C8 एंड दिस इज इक्वल टू 57 इंटू हाउ मच सर? ये हो जाएगा n माइनस 2P4। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये आपको बताना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं दोनों ही तरफ को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं यूजिंग NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल एंड कौन सा फॉर्मूला? तो सर NPR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वी गेट। तो मैंने दोनों ही फॉर्मूला लिख दिए कि भैया दोनों यूज हो रहे हैं, तो लिख देते हैं। अब इससे क्या मिलेगा रिजल्ट में? देखो यहाँ पे सर इधर तो एक 16 चलेगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे आप बोलोगे भैया n प्लस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे n की वैल्यू पता नहीं है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। नीचे आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 माइनस 8 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? जी सर। इस तरफ आप बोलोगे इज इक्वल टू 57 और यहां पे है n माइनस 2, तो ऊपर आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड नीचे फॉर्मूला के हिसाब से आप बोलोगे n माइनस 2, साथ में यहां पे तो आप लिखोगे माइनस 4 फैक्टोरियल। ये क्लियर है?
जी सर। चलिए अब आगे सॉल्व कीजिए। तो सर ऊपर तो 16 एज इट इज है, नीचे आपके पास यहाँ पे है n+2 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अभी 8 फैक्टोरियल को एज इट इज ही लो, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे +2 - 8 इज -6, तो आप लिखोगे n-6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57, यहाँ अभी भी है n-2 फैक्टोरियल चल ही रहा है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। नीचे मैंने देखा तो मेरे पास n-6 फैक्टोरियल आ रहा है। नाउ व्हाई एम आई लुकिंग बिट हैप्पी, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होने वाली हैं, जैसे कि n-6 फैक्टोरियल दोनों ही जगह पे कैंसिल, ठीक है। अब मुझे अब इन सबको आराम से सॉल्व करना है और मुझे मेरा आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, तो अब मेरा गणित क्या कहता है सर, देखो एक बात तो पहले ये करो आप, ये n+2 को अगर आप ओपन अप करोगे तो कितना होगा सर, n+2 फैक्टोरियल, फिर n+1, फिर n, फिर n-1, फिर कहीं जाके n-2 फैक्टोरियल आएगा, तो बहुत बड़ी वैल्यू वहां पे हमें देखने को मिलेगी। तो वो मेहनत तो अपन को करनी पड़ेगी, है ना, उसमें तो अपन कुछ क्या कहते हैं ना, अपन किंतु परंतु कर ही नहीं सकते। चलिए, तो आपने यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है, और अगर आप इसको कम करना चाह ही रहे हैं, क्योंकि वही एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे भी, तो आप यहाँ पे करोगे फिर n+1, ठीक है, फिर करोगे आप n, फिर यहाँ पे बोलोगे n-1, फिर कहीं जाके आएगा n-2 फैक्टोरियल। क्लियर है ये? जी सर। और इधर आपके पास क्या बचा है सर, एक 57 है हमारे पास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक 8 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 8 फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड देन आप यहाँ पे बोलोगे इनटू n-2 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड किससे हो रहा है भैया सर, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे देखिए 16 लिखा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे ले आएंगे 16। चलिए, क्लियर है ये? जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो गया। चलो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो क्योंकि n-2 फैक्टोरियल अब दोनों जगह आ चुका है, तो एक तो उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हम यहाँ करने वाले हैं, मे बी 8 फैक्टोरियल में से 8 निकाल के 16 को कैंसिल करें तो कितना बचेगा, तो सर वो बचेगा 7 फैक्टोरियल, और यहाँ बच गया है 57, और नीचे आ जाएगा 2। अब ये मामला थोड़ा संजीदा क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आया n+2, ठीक है, फिर आया n+1, फिर आ गया n, फिर आ गया n-1, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलना चाहिए 57 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 16। ये जानबूझ के मैंने थोड़ा कैंसिलेशन करने के लिए ना 8 और 16 को यहाँ पे अलग अलग किया है, तो जब मैं इनको कैंसिल करूंगा मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 और यहाँ मिलेगा 2, ठीक है। 57 क्या 3 से डिविजिबल, एक बार चेक करो सर, 57 3 से डिविजिबल है क्या, 7 5 12 है तो सही सर। अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो सर मुझे मिलेगा यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, में भी 19 मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखो क्या करूंगा, अपने अप्रोच को इस तरह रखूंगा कि मुझे कम मेहनत करके रिजल्ट मिल जाए, मतलब इन चारों को मल्टीप्लाई करके फिर पावर 4 फिर सॉल्व करके निकालना हो तो 2-3 दिन लग जाएंगे। तो बेहतर क्या होगा सर, बेहतर ये होगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दें और कॉन्सेंट्रेट करें अपने नंबर्स वाले पार्ट पे, ठीक है ना। अगर हम नंबर्स को ऐसे एक पैटर्न में ला पाए जहां पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एज अ रिजल्ट, में भी वो हमें काफी हेल्प करे, ठीक है ना। तो चलिए 57 को मैंने ब्रेक कर दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये है 19 × 3। अब इसको फर्दर ब्रेक कर पाना असंभव है, रीजन 57 आपने जब ब्रेक किया तो 19 आ गया प्राइम, 3 आ गया प्राइम, 7 फैक्टोरियल होता है 5040, और जनाब उसके नीचे है 2, तो ये जो 2 है ये किसके हाथ चढ़ेगा, ये चढ़ेगा 5040, क्योंकि भैया आप ही देखो, बाकी तो हमें कुछ नहीं पता, ठीक है भैया। तो जब आप इसको 2 से कैंसिल करोगे आपको क्या मिलेगा सर, मुझे मिलना चाहिए, अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूं तो मुझे मिलना चाहिए n+2, ठीक है, इंटू n+1 इंटू n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे 19 इंटू, यहाँ पे कितना होना चाहिए सर, ये होना चाहिए 3 इंटू, अब इसको 2 से डिवाइड करो तो सर ये 2 2 जा 4, ठीक है, 2 5 जा 10, ये भी आ गया बिल्कुल सर,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और क्या बचा सर, यहाँ पे बचेगा 2 2 5 2 0, राइट जी सर। चलिए अब मेरा दिमाग कहाँ लगेगा कि इसको मैं ब्रेक करके ऐसे 4 नंबर के सीक्वेंस में लेके आऊँ। यार और कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने 57 को 3 से डिवाइड कर लिया, उसके अलावा वो किसी से हो नहीं रहा है। 7 5 12 होता है, 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और उसको ब्रेक कर लिया। अब 2 5 2 0 की बारी है। अब 2 5 2 0 को ब्रेक करना, देखो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आप सोचो अगर थोड़ा सा, तो भैया देखो 2 5 2 0 है अपने पास। और देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 19 है ये जरूरी नहीं हाईएस्ट नंबर हो सकता है ये लोएस्ट भी हो जाए, अपन को भी पता नहीं है। पर हाँ ये पता है मुझे कि भैया 19 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो बाकी सबको आपको नॉन प्राइम होना पड़ेगा, क्योंकि 19 के बाद देखो 18 19 20 21 में भी ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए तो मैंने क्या किया, मैंने 2 5 2 0 के फैक्टर्स निकाले। सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो 1 2 6 0। फिर ये 2 से किया तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2 6 630, ठीक है। 630 आप फिर 2 से करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो सर ये मिलेगा हमें यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 है ना, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 315। ये 3 से जाएगा क्या, 5 3 8 1 9, बिल्कुल जाएगा 3 से। तो ये हो जाएगा 105। नाउ 105 इज व्हाट सर, 105 अगर हम फिर से 3 से डालें इसको तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड कितना सर 15, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो शायद मुझे, और साथ में देखो ये 3 भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे 19 के आसपास के नंबर्स मिल जाएं इसके फैक्टर्स के रूप में, ठीक है। तो देखो एक मुझे ये मिलेगा कि भैया 7 और 3 की जोड़ी बना दो, कितना हो गया 21, तो मुझे 2 5 2 0 में से 21 मिल गया, ठीक है। दूसरा मैंने ये बोला कि भैया ये 5 और ये 2 और एक और 2 को पकड़ के बना दो, कितने की जोड़ी 20 की जोड़ी, तो मुझे वो भी मिल गया। फिर उसके बाद जो 3 और 2 बचे, 3 2 ज़ा 6 और एक ये 3 मिलके हो जाएगा कितना 18। तो कुल मिला के मैं अपने कार्य को आसान बनाने के लिए क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखना। हम ये बोल रहे हैं कि दिस एंटायर जो 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जो वहां मल्टीप्लीकेशन में, उसको मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूं, तो देखो n+2 एज इट इज, n+1 एज इट इज, n एज इट इज एंड n-1 वुड बी इक्वल टू, एक मैंने क्या बोला, एक बनेगा 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18। ये मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा वो नंबर आ रहा था बड़ा सा वहां पे उन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे उसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि वो मेरे आंसर से मैच खा जाए। तो ये देखो अब आप पैटर्न चेक करो, n-1 की जगह आएगा 18, तो n की वैल्यू क्या आएगी सर, n की वैल्यू आएगी 19। अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़ूं तो n की वैल्यू 19 मुझे मेरे उससे भी मिल रही है, किससे, मैंने जो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे उसमें भी n की वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली 19, ठीक है। अब मैं इसको और आगे चेक करूं तो n+1 मैंने बोला है 20 के बराबर, यहां से भी n की वैल्यू कितनी आएगी 19। और अगर मैं लास्ट वाले पार्ट को चेक करूं जहां पे हमारा n+2 है, उसको मैं मैच करूं 21 से, तब भी मेरे n की वैल्यू कितनी आ रही है 19। तो मेरे पास ऐसे 4 ऑप्शंस हो गए जो मुझे बता रहे हैं कि इस केस में n की वैल्यू आएगी 19। दिमाग कहां लगा मेरा दिमाग लगा जो यहां मल्टीप्लीकेशन आ रहा था उसको अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में ब्रेक करने में, ताकि वो हमारे डिजाइन किए पैटर्न से मैच हो जाए, जिससे कि हम सर्वसम्मति से n की वैल्यू पता लगा सके। ठीक है, क्लियर हो गया ये मामला? जी सर एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि देखो बिल्कुल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया मैथमेटिकली, आपने सिर्फ अपना जो नंबर्स यहाँ पे आ रहे थे उनके मल्टीप्लिकेशन को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया कि आपके सवाल की दी हुई सारी कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी। क्लियर है ये मामला? जी सर, चलिए स्क्रीन को साफ करते हैं। सवाल नंबर बी हमारा समाप्त हो गया। अब सवाल नंबर सी कह रहा है n इंटू 10c4 इज इक्वल टू 10p4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, यहाँ पे n इंटू कितना है भैया 10c4 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 10p4 कह रहे हैं भैया। चलिए भैया कह रहे हैं तो उनकी लाज रख लेते हैं। अब 10c4 का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर n इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर पे आपको मिलेगा 10p4 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 दैट इज
6 फैक्टोरियल। जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखी काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, कुल मिला के बचा मेरे पास यहाँ पे n अपॉन 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा देयरफॉर n इज इक्वल टू 24। क्लियर है ये मामला? जी सर। क्या कोई मुश्किल सवाल था? सर पिछले सवाल के मुकाबले देखा जाए तब तो बहुत ही आसान था। पिछले सवाल में भी आप अगर कॉन्सेप्चुअली जाएंगे या फिर आप जैसे टेक्स्ट बुक स्टाइल में जाएंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर आपने स्मार्ट वर्क किया तो आपका सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किस जगह पे कौन सा वे यूज करना है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3 बोल रहा है, इसमें आर की वैल्यू पता लगा दो यदि ये चीजें आपको दी हैं तो। ये सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले ए पार्ट में दिया है आपको कि भैया 11C2R इज इक्वल टू 11CR प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है? हमने ये नियम पढ़ा है भैया कि यहां पे हम बोलेंगे कि यूजिंग, या फिर हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन है, हम बोलेंगे कि इफ, यूजिंग की जगह हम क्या बोल सकते हैं कि वी नो दैट, हाँ हमें पता है कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB देन दो केस होते हैं। क्या होते हैं? देन ईदर A इज इक्वल टू B और A प्लस B इज इक्वल टू N होता है। ठीक है, तो मैं दोनों कंडीशन यूज कर लूंगा। तो इसके हिसाब से हेयर यहां पे हमारे पास क्या आएगा? सर हमारे पास यहां पे आएगा कि हेयर, या तो आप ये बोलोगे कि भैया 2R इज इक्वल टू R प्लस 5, एक आंसर इस लॉजिक से आ सकता है, या फिर और 2R प्लस R प्लस 5 इज इक्वल टू 11, एक इस लॉजिक से आंसर आ सकता है। मैं दोनों से ही ट्राई कर लेता हूं। ठीक है, अगर 2R इक्वल टू R प्लस 5 है तो इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2R माइनस R इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपको मिला देयरफॉर R इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आप इस लॉजिक से सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 3R इज इक्वल टू 11 माइनस 5। नाउ इसके हिसाब से 3R वुड बी इक्वल टू हाउ मच? सो 11 माइनस 5 इज 6, तो R की वैल्यू आ रही है 6/3 दैट इज 2। एक जगह R की वैल्यू आई 5, एक जगह R की वैल्यू आई 2। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर ऐसा अगर हम R की वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे देखो 5 2 10 और 5 और 5 10। बिल्कुल ठीक है भैया, R की वैल्यू 5 हो सकती है। दूसरा ऑप्शन अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 4, 2 प्लस 5 हो गए यहाँ पे 7, तो वो भी आंसर पॉसिबल है। तो R की दो वैल्यू पॉसिबल हो रही है, या तो 5 या फिर 2। अब हमें तो नहीं दिया कोई कंडीशन की कौन सी वाली इसमें एप्लीकेबल है, दोनों ही लगाओगे दोनों ही एप्लीकेबल हो रही है। R की वैल्यू दोनों ही n से कम आ रही है, मतलब सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखो बी पार्ट क्या बोल रहा है आपका, जरा उसको भी ध्यान देते हैं। तो ये हो गया अपना ए पार्ट खत्म। नाउ बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट कि भैया देखो वो कह रहा है 9CR माइनस 8C3 इज इक्वल टू 8C2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि मैं 9CR को अकेला कर दूंगा और 8C3 को उधर भेज दूंगा। रीजन बीइंग कि देखो ऊपर अगर आप देखो तो C के ऊपर जो 8 है वो दोनों के पास है, तो मतलब यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी है, एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। यहाँ तो 9 और 8 बिल्कुल ही अलग चल रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा, एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो मुझे कुछ ये रिजल्ट देगी। सर ये कहाँ से आया? तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आप ब्रैकेट में वहां पे रूल लिखोगे जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रूल लिखना है? तो हमने लिखना है भैया कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है? अब हमने यही पढ़ा है कि इफ, तो हम यहाँ पे फिर से बोलेंगे कि वही बात कि भैया वी नो दैट if NCA is equal to NCB then क्या क्या होता है? then sir either A is equal to B, एक ये आता है, या फिर A प्लस B आता है N के बराबर।
ये दोनों ही कंडीशन होती है, और मैं जब भी सॉल्व करता हूं मैं दोनों ही कंडीशन लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे देयरफॉर या तो r इज इक्वल टू 3 होगा सीधे सीधे, और r प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 9, तो r की वैल्यू आ सकती है 6। दो आंसर्स क्यों आएंगे? क्योंकि सर अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू 3 रखोगे तब भी ये बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। 6 रख दोगे तब भी सही है, क्योंकि NC6 वुड बी इक्वल टू NC3। रीजन बीइंग, आपने भी पढ़ा है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जो गैप होता है किसमें, n और r के बीच में, वो सामने नीचे आ सकता है। याद है आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कौन सी वाली सर, ये कि NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो इसके तहत अगर r की वैल्यू 6 है तो NC6 यानी 9C6 शुड बी इक्वल टू कितना, शुड बी इक्वल टू 9C9 माइनस 6 विच इज 9C3। तो बात बराबर ही है ना। तो चलिए क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल गई, आपकी दो दो वैल्यूज आ रही है आर की, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। चलो अब सी पार्ट देखो क्या बोल रहा है आपसे, बिल्कुल ही अलग चल रहा है, जिसमें आपको आर की वैल्यू नहीं ढूंढनी है। सी में बोल रहा है आपको रेशियो दिया है, बता दो एन की वैल्यू क्या होगी। तो सी पार्ट को पहली बात तो रेशियो से लेके आओ अपने नॉर्मल उसमें, तो हम लिखेंगे 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू, इनके हिसाब से कितना है, इज इक्वल टू 11 अपॉन 1, ठीक है। अब यहां पे आपको एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, पहले देखी भी है शायद, प्रोबेबली वो यूज करोगे तो आपका जवाब जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है, जिसमें खासकर ये 2n वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि NCR का यूज करके ओपन करो तो आपको मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल टू n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन वहां पे आपको बहुत सारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कह सकते हो ना प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपका काम जल्दी हो जाए। और आपके रिविजन के लिए हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, यहाँ पे थी अपने पास NCN वाली हो गई, NCR वाली हो गई, नहीं तो हमें इसको लगता है पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। जो भी आइडेंटिटी थी वो तो हमने अब तक यूज कर ही ली है। तो बताओ कैसे ओपन अप करेंगे इसको। देखो ज्यादा कुछ उपाय दिखते नहीं तो भैया भगवान का नाम लेके शुरू हो जाना चाहिए कि सॉल्व करते जाओ, काटते जाओ, जो आंसर आएगा वो देख लेंगे अपन, ठीक है। चलो ऊपर आपके पास आएगा, क्योंकि NCR का फॉर्मूला आपको पता है, तो ऊपर आप लिखोगे 2n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे आएगा 2 कितना 3 फैक्टोरियल, एंड इधर अंदर आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इतना तो होना ही चाहिए भैया, इसके अलावा आप क्या ही करोगे, फॉर्मूला तो यही कहता है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आएगा n फैक्टोरियल अपॉन कितना है सर, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और इधर आ जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 11 अपॉन 1। अब चीजों को कैंसिल करो, सबसे पहले कौन कैंसिल होगा सर, ये 3 फैक्टोरियल जो इधर है और जो नीचे है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी सर। बाकियों को कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर को अपने फ्रैक्शन के साथ खेलना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को अपने फ्रैक्शन के साथ खेलना पड़ेगा, तब जाके मामला कहीं कुछ बनेगा। चलो अब अपन न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अपन ने लिखा, पहला आया 2n, ठीक है, फिर उसके बाद एक कम होगा 2n माइनस 1, फिर एक कम होगा 2n माइनस 2, और फिर जाके आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर जी सर। और दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, तो सर दिस इज डिवाइडेड बाय, इसका खुद का एक डिनोमिनेटर है विच इज 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखो, उसमें से कुछ टर्म्स बाहर निकलेंगे और थोड़ा सा वो एक्सपैंड होगा, तो शायद वो अपने डिनोमिनेटर के साथ कुछ एडजस्ट कर पाए। तो आपने एक निकाला n, ठीक है, फिर एक माइनस किया तो n माइनस 1, फिर दूसरा माइनस किया तो n माइनस 2, एंड देन तीसरा आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय, इसी का डिनोमिनेटर है n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब हम चीजों को थोड़ा कैंसिल करेंगे, तो 2n माइनस 3 और यहां से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां से n माइनस 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा, तो सर यहां से एक n इस n को कैंसिल कर देगा, ठीक है। चलिए, और ये सब किसके बराबर चल रहे हैं, ये सब अभी भी वही 11 अपॉन 1 के बराबर चल ही रहा है मामला, जो हमारा रेशियो क्वेश्चन में दिया था। अब ये देखो,
ये आगे का 2 एज इट इज, जी सर। इसके बाद 2n-1 को ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता तो एज इट इज, यस। हाँ, इसके बाद का जो है उसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं तो अंदर मुझे मिलेगा n-1। रीजन बीइंग ये मेरे डिनोमिनेटर से थोड़ा सा हेल्प करेगा मुझे सॉल्व करने के लिए। डिनोमिनेटर में मेरे पास है फ्रैक्शन में, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, एक है केवल n-1 और दूसरा है n-2। अब क्योंकि ऊपर नीचे n-1 मुझे दिख रहा है तो मैं कैंसिल करे बिना नहीं रहूंगा भैया, क्योंकि मेरा काम क्या है, एज अ मैथमेटिक्स का स्टूडेंट मेरा काम है चीजों को जितना मैं सिंप्लीफाई करके जितना इजीली कैलकुलेट कर सकूं उतना मेरे लिए बेटर होगा, है कि नहीं। अब देखो क्या बचा, ऊपर बचा सर 2 × 2 दैट इज 4। अब इस 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले एक बार लिख लेते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो आपने लिखा 4 × अच्छे से लिखो भैया, तो आपने लिखा 4 × 2n-1 अपॉन, नीचे क्या बचा, नीचे आपके पास सब कुछ कैंसिल हो गया, केवल n-2 बच रहा है। वो भी अगर कैंसिल हो पाता तो हम कर देते, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। ठीक है, चलिए 4 2 हो जाएगा, यहां पे आप बोलोगे 8n-4 और ये 11 × हो जाएगा n-2। इतना क्लियर है, जी सर। यहां आपने लिखा 8n-4, यहां आपने लिखा 11n-22। अब आप चीजों को इधर उधर करो, -22 इधर जाएगा तो हो जाएगा +22, -4 यहीं रहेगा, 11n ऐसा ही है, 8n उस तरफ से इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा -8n। ठीक है, 22 - 4 इज 18 एंड 11 - 8 इज 3। तो हमारा जवाब यहाँ पे इजीली हमें मिल रहा है 18 / 3 करने पे, विच इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ मामला, जी सर। चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए आपने क्या किया। पहले हमने कोशिश की कुछ आइडेंटिटी मिल जाए जिससे इजीली ये सॉल्व हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो हमने फिर क्या किया, हमने फिर वही किया जो फॉर्मूले के साथ हम हमेशा करते हैं कि ओपन अप कर दो, कुछ ना कुछ कैंसिल तो हो ही जाएगा। और फिर हमने न्यूमरेटर के फ्रैक्शन को उसके ही चीजों से कैंसिल किया, डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को उसकी चीजों से कैंसिल किया। फिर जब चीजें थोड़ी कम हो गई तो आपस में थोड़ा बहुत कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लेके आए कि n की वैल्यू आई 6। क्या हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल 3 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए? हाँ जी सर, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं। चलिए स्क्रीन क्लियर, एग्जाम्पल 3 समाप्त। एग्जाम्पल 4 देखिए क्या बोल रहा है कि यदि NC4, NC5 और NC6 AP में है तो जरा n की वैल्यू बताइए। तो आपने यहाँ पे क्या शुरू करेगा, आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे हेयर NC4, NC5 और साथ में तीसरा एंड NC6 आर इन AP। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि भैया वी नो दैट, अब हमें यहाँ पे AP की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो अगर आपने AP चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है, जाके देख लो, उसमें AP के सेशंस हमने बनाए हैं, अच्छे से वहां पे समझाया है। चलो, वी नो दैट इन एन AP क्या होता है भैया, इन एन AP सर, इन एन AP ऑलवेज जो हमारे पास सबसे बड़ा जो वो होता है ना एक हथियार, वो यही होता है कि इस मिडिल वाले टर्म को डबल करने पे पहली और आखिरी टर्म के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, P2B = A + C। तो इसी के हिसाब से ट्वाइस ऑफ NC5 शुड बी इक्वल टू NC4 प्लस NC6, राइट? यस सर। अब इसको क्या करें, ओपन अप कर लेते हैं और क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। इधर भी आपके पास आएगा एक n फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल और अंदर आएगा n-4 फैक्टोरियल। क्लियर? यस। यहां पे आप कहोगे प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू कितना सर, इंटू n-6 फैक्टोरियल। अब जितना कॉमन ले सकते हो, जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कर दो। ठीक है, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरफ वाले को अभी तो मत ही परेशान करो, पहले अपन उधर वालों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, वहां पे 2 टर्म है, राइट? तो ये आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इधर आएगा, यहाँ पे आप करोगे तो n-5 फैक्टोरियल। इधर पे अगर आप देखो सबसे पहले न्यूमरेटर से निकालो n फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों के पास है। दूसरी चीज जो आप निकालोगे वो ये कि दोनों के पास के डिनोमिनेटर से आप 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लोगे। ठीक है,
अंदर आपके पास क्या बचेगा सर, यहाँ बचा 1/n-4 फैक्टोरियल। कॉमन अब भी आएगा, लेकिन वो अपन एक ही बार में सब कुछ कर लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एक एक करके अपन अप्रोच करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी ऊपर आ गया 1। अब 6 फैक्टोरियल में से आपने 4 फैक्टोरियल बाहर खींच लिया, अंदर क्या बचेगा सर, एक बचेगा 6 और एक बचेगा 5, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल आता है, लेकिन साथ में 5 और 6 भी आता है। तो 6 और 5 को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं 30, ठीक है, और इधर है n-6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। दिस इज गुड टू गो। सर काफी चीजें अब कैंसिल हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, पहली चीज। सेकेंड, 4 फैक्टोरियल अगर 5 फैक्टोरियल को कैंसिल करने का प्रयास करेगा तो मे बी मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, वो ये कि अपन ने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को लिख दिया पहले ही 5 × 4 फैक्टोरियल। अब डायरेक्टली जो मैंने कॉमन लिया था वो कैंसिल आ गया, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, ठीक है। आपके पास यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एक ऊपर 2 नीचे 5, ठीक है। बाकी एक है सर n-5 फैक्टोरियल, उसको आप भूल ही गए भैया, उसको भी कैंसिल करना है अपन को, चिंता मत करो, उसको भी करेंगे। इधर पे आया 1/। अब यहाँ पे आता है मेजर कार्य, क्या कॉमन ले सर, पहले क्या क्या बचा है वो लिख लेते हैं, फिर कॉमन की बात करेंगे। चलिए भाई ये भी बात ठीक है, क्या जितना ज्यादा अपन कंफ्यूज करेंगे उतना ज्यादा अपनी गलती होगी। तो 1/30 × n-6 फैक्टोरियल, ठीक है। पहली बात तो ये देखो कि भैया कौन कैसे क्या आ सकता है ना। तो आप अगर देखो कि आपको कहीं पे n-5 फैक्टोरियल मिल सकता है या कुछ कॉमन आ सकता है क्या, वो चीज आपको पूरी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने कम फैक्टोरियल मेरे सवाल के जवाब में होंगे उतना इजी मेरे लिए हो जाएगा कैलकुलेट करना, ठीक है ना। चलो मामले को मैं आगे बढ़ाता हूं। मेरा जो यहाँ पे LHS है उसको तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं छेड़ना है, मैं उसको ऐसे ही लिख रहा हूं कि 2/5 × n-5 फैक्टोरियल। अभी मैं पहले फोकस कर रहा हूं मेरे RHS पे, क्योंकि वहां 2 टर्म है यार, है ना। तो पहले उसको अपन कर लें। क्या करना चाहिए सर, n-4 से अगर आप टर्म्स बाहर निकालें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ n में से 4 जा रहा है, यहाँ n में से 6 जा रहा है, तो n में से 4 बड़ा होगा ना आंसर में, तो आप n-4 कॉमन ले लोगे। अब जब आप n-4 बाहर निकालोगे तो अंदर आ जाएगा 1/n-5 फैक्टोरियल। ये क्लियर है जी सर। अच्छा दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं, n-6 फैक्टोरियल पहले से है, यदि मैं n-5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे वहां पे कुछ ईज हो जाएगा सॉल्व करने का। सर मतलब समझा नहीं, हम कह रहे हैं भैया कि आप एक ऊपर n-5 लिख दो, ठीक है, और यही n-5 नीचे भी लिख दो, तो 30 × n-5 × n-6 फैक्टोरियल। देखना ध्यान से, n-6 फैक्टोरियल वहां पहले से था, ठीक है, मैंने उस फ्रैक्शन में n-5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रिजल्ट मुझे ये मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 2/5 × n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां पे अभी भी वही चल रहा है, 1/n-4 × n-5 फैक्टोरियल, क्योंकि आपने बड़ा वैल्यू निकाला है तो एक से पीछे जाएगा, प्लस ऊपर है यहाँ पे n-5 और नीचे पता है क्या है, नीचे है 30 × n-5 फैक्टोरियल। सर एक मिनट आप कुछ गलती कर रहे हो, क्यों, ये तो n-6 फैक्टोरियल था, आप 5 कहां से ले आए भाई मेरे। मुझे पता है कि 6 और 5 में अगर आप देखोगे फैक्टोरियल में तो क्या आता है, n-5 ही तो होगा ना उसके पहले की टर्म, तो वो n-5 मैंने ला के उसको n-5 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया। इट इज समथिंग लाइक कि मेरे पास 3 फैक्टोरियल था, अब मैंने उसमें 4 मल्टीप्लाई करके इसको क्या बोल सकता हूं मैं, 4 फैक्टोरियल ना, ठीक वैसे यहां पे है, n-5 से मल्टीप्लाई करके मैंने उसको n-6 जो कि एक पीछे था उसमें अगली बड़ी टर्म मल्टीप्लाई करके, जो आने वाली अगली टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करके मैंने उसको बड़ा फैक्टोरियल बना दिया, ताकि अब चीजें कॉमन आ जाए तो मेरा आंसर जल्दी आ जाए। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या अप्रोच कर रहा हूं कि ये हो गया 2/5 × n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां से आप n-5 फैक्टोरियल अगर कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, काफी चीजें वहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका जवाब काफी हद तक
आपके समक्ष आ ही जाएगा। प्लस नहीं, अब तो अपन कॉमन ले रहे हैं, यहाँ आया 1/n-4 और यहाँ आया प्लस n-5/30, क्योंकि n-5 फैक्टोरियल आप कॉमन ले चुके हो। अब जो कि आपने कॉमन ले लिया है तो कैंसिलेशन करना इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, राइट। क्या बचा आपके पास? तो मेरे पास अब सब कुछ कर कुरा के एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बच रहा है 2/5 इज इक्वल टू 1/n-4 प्लस n-5/30। क्या करें आप? LCM इज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। चलिए, तो ये 2/5 एज इट इज। अब जब मैंने LCM लेना है तो यहां होगा 30 प्लस n-4 इंटू n-5, ठीक है, यही होगा ना LCM लेने के बाद, होल डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा सर? नीचे आएगा 30 इंटू n-4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो एक चीज तो ये 30 जो डिनोमिनेटर में LCM लेने के बाद इधर आ सकता है, तो आप लिखोगे 2/5 इंटू 30 इज इक्वल टू, यहां पे आपका हो गया 30 प्लस ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा n² माइनस 4n माइनस 5n प्लस ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 30, 5 4 20, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 20 होल डिवाइड बाय नीचे अभी भी वही चल रहा है n-4, वो अभी कहीं गया नहीं है। 5 और ये 30 कैंसिल हो गए 6, आपके पास यहाँ आया 6 2 12। अब जो नीचे n-4 है वो कब तक रहेगा? तो उसको हम यहाँ भेज देंगे, तो 12 इंटू n-4, इधर पे आपकी इक्वेशन बन रही है n² माइनस 9n प्लस 30 और 20 हो जाएगा 50, ठीक है ना? इतना तो क्लियर है। इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 12n माइनस 12 4 48 इज इक्वल टू n² माइनस 9n प्लस 50। इज दिस क्लियर? जी सर। अब दोनों टर्म्स को यहां ले जाओ तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, तो 0 इक्वल टू n² माइनस 9n माइनस 12n प्लस 50 प्लस 48, ठीक है? क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, बहुत बार लोग जल्दबाजी में -48 लिख देंगे, गलत हो जाएगा तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी सर? अगर वो भी मैं लिख दूं तो 0 इक्वल टू आपको मिलेगा n² माइनस 21n प्लस 98 आपकी फाइनल इक्वेशन बननी चाहिए। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए, तो इतनी मेहनत करके मैं इक्वेशन तक पहुंच पाया, अब इसके बाद मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तब n की वैल्यू मिलेगी। तो भैया सवाल में काफी मेहनत तो है, ये बात तो बहुत क्लियर है, और इसको अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे। जो तरीका मुझे सबसे इजी टू अंडरस्टैंड लगा मैंने वो अपनाया। हमारे में जो स्पेशल था, जहां पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो ये कि हमने कैसे n-5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और इससे मेरे जो सवाल की इक्वेशन थी उसका बैलेंस नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैंने एक ही फ्रैक्शन में सेम वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि मैं सेम फैक्टोरियल तीनों जगह लाके आसानी से कैंसिल कर सकूं। ठीक है, यही बस अपना एजेंडा था वहां पे, वो नंबर को ऊपर नीचे, वो या पर्टिकुलर टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। चलिए, इक्वेशन आपके समक्ष आपको दिख रही है, अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं बाकी चीजों को क्लियर कर देता हूं क्योंकि जगह अपने पास कम है, आपको दिख ही रहा है। आप अगर चाहें तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इक्वेशन आई मेरे पास वो है n², ठीक है, माइनस 21n प्लस 98 इक्वल टू 0, है ना? यही आई ना? जी सर। तो प्लस 98 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स अगर आप सोचोगे तो प्रोबेबली आपके दिमाग में बहुत जल्दी से आना चाहिए 14n और 7n, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे ऐसी वाली इक्वेशन आई होगी आपके समक्ष। पहले दोनों में से आपने n कॉमन लिया, अंदर आया n-14। दूसरे दोनों में से -7 कॉमन लिया, अंदर आया n-14। आपके पास जवाब में क्या बचा सर? एक n-7, दूसरा अपने पास आ गया n-14, और ये दोनों इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आई या तो 7 या फिर आएगी 14। अब अगर आप सवाल में देखो तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, 14 या 7 है ना, अपन को दोनों जवाब मिल रहे हैं तो अपन ने दोनों लिख दिए। इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं कि n की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। दिए गए अपने क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जिससे हम तय कर पाएं कि दोनों में से कोई एक रिजेक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए दोनों ही आंसर हैं। चलो, सवाल नंबर 4 हमने समाप्त किया। यहाँ पे काफी मेहनत लगी हमें सॉल्व करते करते, पर एक अच्छा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है आपसे कि प्रूव करो कि भैया NCR अपॉन NCR माइनस वन इज इक्वल्स टू N माइनस वन प्लस N माइनस R प्लस वन अपॉन R। चलिए जो कुछ प्रूविंग वाला पार्ट है ध्यान से अगर आप देखो तो सारी मेहनत अपन को LHS में ही करनी है ना। RHS तो बहुत सिंपल एंड रिजल्ट होगा अपना, तो LHS कह रहा है NCR अपॉन NCR माइनस वन का मामला है। चलिए फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमें टर्म्स मिल जाए हमारी, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही है हमारा फॉर्मूला। जी सर, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा सर n फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, डिवाइडेड बाय आपके पास है एक तो r माइनस वन फैक्टोरियल एंड देन यहां पे आ जाएगा n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। सर ये समझ नहीं आया, ये कैसा है? देखो r माइनस वन था, फॉर्मूला कहता है कि इसमें यहाँ पे नीचे क्या आता है, अगर मैं चलो वैसे लिख के दिखाऊं आपको ताकि कंफ्यूज ना हो, फिर बोलोगे सर कहाँ रफ वर्क में लेके जा रहे हो, तो देखो यहाँ पे मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, फॉर्मूला कहता है n माइनस आर, जो भी r की वैल्यू, अब यहाँ r की स्वयं की वैल्यू r माइनस वन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, तो मुझे r माइनस वन को भी एक ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ा ताकि अब जब माइनस साइन बाहर आए, ओपन अप हो, तो कुछ भी गलती ना हो। जो पहला कार्य मैं यहां पे करूंगा वो ये कि सबसे पहले n फैक्टोरियल कैंसिल, काम आसान, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे हम दूसरा काम ये करेंगे कि जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो नियम लगते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, लगे हाथ मैंने r को अलग कर लिया और r माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया ताकि चीजें और कैंसिल हो जाएं। इधर ब्रैकेट के अंदर है n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या है, ये अपना ऊपर वाला फ्रैक्शन है एंड इसको हम जब नीचे वाले फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो नियम कहता है कि नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा ऊपर, तो आप यहां लिखोगे r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन है वो भी हो जाएगी, तो आप बोलोगे n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय वन, क्योंकि इसका भी न्यूमरेटर कैंसिल हो चुका है। अब यहां पे क्योंकि मैंने एक ब्रैकेट ओपन कर दिया तो r माइनस वन फैक्टोरियल गया, ठीक है। जो न्यूमरेटर का अपना ये है n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इससे एक टर्म बाहर निकाल लो, तो आप निकालोगे n माइनस आर प्लस वन। अब जब आप एक टर्म बाहर निकालेंगे तो जो हमारा एक्चुअल फैक्टोरियल था वो एक से कम हो जाएगा, तो प्लस वन में एक कम करोगे तो केवल वन, तो क्या बचेगा, केवल n माइनस आर बचेगा। नीचे आपके पास एक r है और एक है n माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप चीजों को कैंसिल करेंगे तो n माइनस आर फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, रिजल्ट में आपके पास बचा ऊपर n माइनस आर प्लस वन एंड नीचे बचा आपके पास r विच इज योर RHS। तो कुछ ज्यादा मेहनत थी नहीं एज कंपेयर टू पिछला सवाल अगर हम देखें, यहाँ तो बल्कि चीजें बहुत ज्यादा सिंपल वे में फॉर्मूले का इस्तेमाल करते करते ऑटोमेटिकली कैंसिल होते होते RHS यानी मंजिल तक पहुंच गई। कोई दिक्कत तो नहीं सर, जरा से भी नहीं। फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा अवेयर रहना है कि किस टर्म को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आपने n माइनस आर प्लस वन से क्या बाहर निकाला और अंदर क्या बच गया। देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, टेक इट टू द रफ वर्क। जैसे क्या होना चाहिए, जब आप बाहर निकालेंगे तो एक जो ओरिजिनल टर्म है वो बाहर आ गई और जो फैक्टोरियल होगा वो एक से माइनस हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो रफ वर्क में, क्या दिक्कत है। जब आपने लिखा इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, तो n माइनस आर प्लस वन, यहाँ प्लस वन माइनस वन कैंसिल, केवल n माइनस आर फैक्टोरियल, तो वही हमने लिखा। हालांकि ये चीज मैं नहीं लिख सकता अपने आंसर शीट में क्योंकि मैं 11th क्लास का विद्यार्थी हूं, थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हम लिखते हैं आंसर शीट में, हर एक चीज नहीं बतानी है टीचर को, ठीक है ना। टीचर के सामने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है हमेशा, तभी वो आपके एफर्ट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, वरना आपको छोटा बच्चा समझ के टाल देंगे। चलो, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड टू टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन, हाउ कैन मेनी सच सिलेक्शंस कैन बी मेड। चलिए क्या होगा, सबसे पहले अगर हमें एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे भैया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं गुरुजी क्लास में, विद्यार्थी 36 है, राइट, तो आप लिखोगे यहाँ पे 36
ब्रैकेट में इसको पहले से डिक्लेयर कर दो n, ठीक है। देन आप सेकंड क्या बताओगे, आप बताओगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टू बी सिलेक्टेड कितने हैं भैया, तो सर 3 सिलेक्ट करने हैं। चलिए कर लीजिए। तो जब आप 3 सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट में इसको क्या बोलोगे, आर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम बोलेंगे यूजिंग NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, वी गेट, क्या बताना है हमें, हमें बताना है हाउ मेनी वेज सच सिलेक्शंस कैन बी मेड। तो ठीक है, तो आप बोलोगे टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल्स टू टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, केवल सिलेक्शन करना है भैया, तो आप बोलोगे इज इक्वल्स टू 36, क्योंकि टोटल 36 है, C3 विच इज इक्वल टू 36 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 33 फैक्टोरियल, क्योंकि आपने n माइनस आर भी करना होता है ना। तो 36 माइनस 3 करोगे 33 आएगा। अब आप सॉल्व करने जाओगे तो आप 36 को अलग करोगे थोड़ा सा, 36, 35 एंड 34, ये 3 टर्म अलग होंगी। 33 फैक्टोरियल कंटिन्यू करेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर का जान पहचान वाला है तो कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल इज 6 मैंने लिख दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर मुझे छोटे मोटे फैक्टोरियल याद रहेंगे तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर पाऊंगा, है ना। 6 यहाँ पे कैंसिल और लगे हाथ 6 और 36 भी कैंसिल होकर आप लिख दोगे 6। फाइनल आंसर आएगा 35 इंटू 34 इंटू 6, जो आपको करना ही पड़ेगा। तो 6 इंटू 35 इंटू 34, ये मल्टीप्लीकेशन तो भैया करना ही पड़ेगा। चलिए हाँ, ये कर सकते हो, 6 को भी ब्रेक कर दो 2 और 3 के रूप में। जब 2 और 3 में ब्रेक करोगे 35 इंटू 2 हो जाएगा 70, ऐसे ही कर लो यार, इतना कहाँ सोच रहे हो। 35 इंटू 34 करना है, 5 4 20, 0 यहाँ 2 ऊपर, ठीक है। 4 3 12, 13 14। अब देखो बहुत सारे वेज होते हैं सॉल्व करने का, आप जैसे करना चाहें। 5 3 15, 1 कैरी, 3 3 9 1 10। तो ये कितना हो गया, तो सर ये हो गया 1, नहीं यहाँ पे हो गया 1190। अब इसमें इंटू 6 करना है, तो 6 0 0, 6 9 54, 4 यहाँ 5 ऊपर, 6 और 5 11, 1 यहाँ 1 ऊपर, 6 और 1 7। जवाब आया 7140। कितना आपने लिखा, 7140। चेक कर लो एक बार फिर से। 6 0 0, 6 9 54, 4 यहाँ 5 ऊपर, 6 1 6 प्लस 5 इज 11, 1 यहाँ 1 ऊपर, 7 6 7। जी हाँ बिल्कुल, 7140 आपका आंसर आया फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, जहां पे 36 में से 36 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को केवल सिलेक्ट करना था। अरेंज करना होता तो हम फिर और तरीके देखते। चलिए क्लियर हो गया ये मामला जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए स्क्रीन आप यहाँ पे क्लियर करेंगे और आपका ये सवाल समाप्त। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है, अ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, किसी पॉलीगॉन की 44 डायगोनल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको यहाँ पे आनी चाहिए वो ये कि देखो किसी भी पॉलीगॉन में जब आपको डायगोनल्स बनानी है तो क्या करना पड़ता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पेंटागन है, ठीक है, 5 साइड वाला अपना जो होता है, ठीक है। डायगोनल का मतलब क्या होता है सर? डायगोनल का मतलब वो होता है लाइन जो कि आपकी नॉन एडजेसेंट साइड्स को कनेक्ट करे। अब फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, यहां से मैं डायगोनल ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास क्या चॉइस है सर? मेरे पास है कि मैं किसी और पॉइंट को चूज करके डायगोनल बनाऊं, तो ये हो गया अपना वो पॉइंट, तो ये आपने बना दी डायगोनल, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप 5 में से जो आपके पॉइंट्स हैं उनमें से किन्हीं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये पेंटागन की बात हो रही है, जब पेंटागन की डायगोनल बन रही है। यहां पे अब मुझे नहीं पता भैया, ठीक है, कि भैया कितने हैं, तो अपन यहां पे नंबर ऑफ लेट द polygon with 44 diagonals have n sides, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला, नंबर ऑफ साइड्स पता लगा, तो हमने क्या बोल दिया कि जिस पॉलीगन में 44 डायगोनल्स होगी उसमें n साइड्स होंगी, ठीक है। अब
n साइड्स मतलब आपके पास जो वो होंगे, आपके एजेस होंगे जहां से डायगोनल बनती है, वो भी कितने होंगे, वो भी n होंगे, ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो यहां पे हम बेसिकली NC2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। सर क्या बोला आपने? हमने कहा भैया हम यहां पे यूज करेंगे NC2 का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि डायगोनल बनाने के लिए आपको जितने पॉइंट्स दिए गए थे, जितने एजेस दिए गए थे, उनमें से किन्हीं दो को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। यूजिंग NCR इक्वल टू NC कितना होता है सर, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, वी गेट, अब यहां पे अपना n हो गए नंबर ऑफ साइट्स, ठीक है, c यानी उसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हैं कितने सर, किन्हीं दो पॉइंट्स को, तो NC2। अब कुछ लोग यहां बोलेंगे सर NC2 इक्वल टू 44 हो जाएगा क्योंकि 44 डायगोनल है ना। एक चीज और होगी यहां पे, वो एक चीज होगी NC2 में से आप माइनस करोगे n विच वुड गिव यू 44, और यही आपका फॉर्मूला यूज होगा जब भी आप डायगोनल्स का कोई सवाल करोगे। तो अगले 2 मिनट पहले हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया किसी पॉलीगॉन में 44 डायगोनल्स है तो उसकी n साइड्स होंगी, ठीक है। अब जब n साइड्स हैं तो इसका एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया जितने साइड्स होंगे उतने ही एजेस होंगी, राइट। और एजेस के ज्वाइन करने से ही साइड्स या डायगोनल्स बनती हैं। जब मैं NC2 कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि जितने भी एजेस हैं उनमें से किन्हीं दो को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दो, ठीक है। लेकिन वो जो सारी ज्वाइनिंग होंगी सबकी सब डायगोनल्स नहीं होंगी। रीजन बीइंग जो आजू बाजू वाले पॉइंट्स होंगे, जो आजू बाजू वाली एजेस होंगी, वो डायगोनल्स नहीं, वो तो साइड्स बनाएंगी ना। तो जब आप NC2 करोगे तो NC2 में आपकी डायगोनल्स और साइड्स दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, हमारे पास एक पेंटागन है, पेंटागन में कितने हैं भाई, 5 पॉइंट्स है ना, तो हमारा n हो गया 5। अब जब आप इसमें NC2 करोगे पता है क्या होगा, आप ये काउंट कर रहे हो कि एक ये बन गई विच इज अ डायगोनल, ठीक है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। दूसरा, आपने अगर इन दोनों को सिलेक्ट किया तो वो भी NC2 का पार्ट हो गया, लेकिन ये डायगोनल की कैटेगरी में फॉल करेगा, ये नहीं करेगा। तो वो जो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी NC2 का पार्ट है, उनको बैलेंस आउट करने के लिए हमने यहां पे -n करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? यस सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, ये फॉर्मूला आपके लिए कह सकते हो जीवन मरण का सवाल हो जाएगा जब तक आप यहां पे किसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जीवन में, चाहे 11वीं 12वीं हो या उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए आप NC2 माइनस n इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स करते हो, तो आपको यहां पे चीजें पता चलती हैं। चलिए अब देखिए यहां पे NC2 मतलब आप लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पे है कितना सर, यहां पे है n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, शुड बी इक्वल -n शुड बी इक्वल टू 44। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे, ऊपर देखो n इंटू n माइनस 1, ठीक है, साथ में आ गया n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे है 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। मैं इनके पास बाद में जाऊंगा, पहले मैं यहां पूरा काम सॉल्व कर लूं, उसके बाद ही मैं इन दोनों को टच करूंगा, ठीक है ना। अब यहां देखना, आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपने n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। इधर आपके पास आ गया n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, अपॉन 2, यहां पे एक और माइनस n है, इक्वल टू 44 है। अब मैं इस 2 को सबका एलसीएम लेने के लिए बोलूंगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2 इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब आप इस 2 को वहां लेके जाओगे तो आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 44 इंटू 2 दैट इज 88। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी सर, मेरी इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0। n यहां पे आप ब्रेक करोगे तो प्रोबेबली सबसे इजी हो जाता है -11 प्लस 8n, ठीक है। इस केस में इजीली आपको आपके दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। एक आप यहां पे n कॉमन लोगे, अंदर आएगा n माइनस 11, यहां लोगे प्लस 8 कॉमन, अंदर आएगा n माइनस 11। तो आपके दो फैक्टर्स क्या बनेंगे सर, एक बनेगा n माइनस 11
दूसरा बनेगा n+8 और दोनों को जोड़ के यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 0, विच मीन्स या तो n की वैल्यू 11 होगी या फिर -8 होगी। अब क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव हो नहीं सकता तो देयरफॉर n हैज टू बी इक्वल टू 11, माने 11 साइड्स होंगी। ठीक है, अब एक बार दोबारा समझना अच्छे से, सवाल में कौन सी इक्वेशन कहां से आई, कैसे आई। देखो, सबसे पहली बात तो हमने ये माना कि वो पॉलीगॉन जिसकी 44 डायगोनल्स है, मान लो उसकी n साइड्स है। ठीक है, अब गणित का नियम ये कहता है कि पॉलीगॉन की जितनी ही साइड्स होती हैं उतनी ही उसकी एजेस होती हैं, राइट, है ना। अब एजेस का मामला क्या होता है, देखो एजेस को ज्वाइन करने से ही साइड्स या डायगोनल्स बनते हैं, राइट। अगर एजेस आजू बाजू के हैं मतलब कंसेक्यूटिव हैं तो वो साइड बन जाती हैं ज्वाइन होने पे, और अगर कंसेक्यूटिव नहीं है, एक भी दूर की है, तो वो डायगोनल्स का निर्माण करते हैं। ये डायगोनल्स और साइड्स का जो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए वो हो गया मोटा माटी। अब आ जाओ यहाँ पे कि देखो हम इसमें कॉम्बिनेशन कहां से लाते हैं। तो देखिए, जब आपके पास किसी पॉलीगॉन की एजेस दी गई है ना, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर अगर हमें डायगोनल या साइड का निर्माण करना है तो जितनी भी आपकी एजेस हैं उन सब में से किन्हीं दो का सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, मान लो मैंने इसको और इसको सिलेक्ट किया तो मैंने क्या कर लिया, मैंने एक डायगोनल बना ली ज्वाइन करके। ठीक है, तो यहीं पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि आप जो भी गिवन नंबर ऑफ एजेस हैं उनमें से किन्हीं दो को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने लिखा NC2, जितनी भी साइड्स थी उसमें से कोई दो का सिलेक्शन हुआ। अब जब आप दो का सिलेक्शन करते हैं तो कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जहां पे दो आजू बाजू की साइड सिलेक्ट होंगी। ठीक है, लेकिन जब भी दो आजू बाजू की यहां पे एजेस सिलेक्ट होंगी तो आप साइड बनाओगे न कि डायगोनल, पर सवाल आपको डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको NC2 में से वो वाले केस माइनस करने पड़ेंगे जो कि साइड्स के निर्माण में आते हैं। तो -n क्या, जितने पॉइंट्स जितनी एजेस उतनी ही साइड्स, -n = 44। ठीक है, इसलिए यहां पे -n हुआ, फिर हमने उसको सॉल्व करके कुल मिला के आंसर बताया कि अगर 44 डायगोनल्स हैं तो भैया 11 साइड्स वाला होगा आपका ये पॉलीगॉन। चलिए, स्क्रीन क्लियर, ये सवाल समझ में आ गई, पूरी कहानी भी आपको हमने समझा दी अच्छे से। सवाल नंबर 8 कह रहा है m पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय अ फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपको बताना पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे। अब यहां देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये m फैमिली की हैं, m1 m2, ठीक है, इनके साथ इंटरसेक्शन हो रहा है n फैमिली की पैरेलल लाइंस का n1 n2, और जब इनका इंटरसेक्शन होगा तब जाके कहीं मध्य में एक पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पे पैरेललोग्राम का निर्माण करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको दो पैरेलल साइड चाहिए, दो पेयर चाहिए बेसिकली। तो एक इस फैमिली से पेयर आएगा, एक इस फैमिली से आएगा। m पैरेलल साइड्स वाली फैमिली से जब आपको पेयर निकालना है तो आप बोलोगे MC2। m लाइंस में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, सब आपस में पैरेलल हैं तो आपको एक पैरेलल लाइंस का सेट मिल जाएगा। ठीक है, एंड मतलब साथ ही साथ आपको n वाली जो फैमिली है उनमें से भी कोई भी दो हो जाए, सबसे ऊपर वाली सबसे नीचे वाली, बीच की कोई दो हो जाए, ऊपर और बीच वाली हो जाए, कहीं की भी कोई हो जाए, आपका पैरेललोग्राम तो बन ही जाएगा, बस पेयर होना चाहिए, इसलिए हमने 2 किया है। ठीक है, ऐसे हमारे पास मिलेंगे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स वुड बी इक्वल टू, आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इज इक्वल टू MC2 इंटू NC2। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा कितना सर, ऊपर हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m-2 फैक्टोरियल, राइट, यस सर, इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। चलो ऊपर वाले को थोड़ा एक्सपैंड कर दो तो आप लिखोगे m इंटू m-1 इंटू m-2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर m-2 फैक्टोरियल, ताकि चीजें कैंसिल आउट हो जाएं। इधर पे भी आप लिखोगे थोड़ा सा ओपन करके n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, नीचे डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल और आगे 2 फैक्टोरियल जो कि 2 के बराबर होगा। कुछ चीजें कैंसिल होंगी बिल्कुल सर, जैसे m-2 फैक्टोरियल यहाँ पे m-2 फैक्टोरियल से, n-2 n-2 से, बाकी सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। m इंटू n कर दोगे आप बोलोगे mn, ठीक है,
फिर इंटू m-1, फिर इंटू n-1 होल डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब आपके पास अगर जीवन में समय हो तो आप इन ब्रैकेट्स को भी ओपन अप कर सकते हैं, पर उससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। प्रोबेबली अगर मैं ओपन अप भी करूं तो मेरा आंसर पता है क्या आएगा, mn, यहां पे आप करोगे प्लस mn एक बार माइनस m, एक बार माइनस n और एक बार +1 होल डिवाइड बाय 4। अब इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे, mn और mn को जोड़ के 2mn लिख लोगे और क्या, एक स्टेप वो आ गया। चलो 2mn माइनस m माइनस n +1 होल डिवाइड बाय 4। मामला यहीं पे समाप्त तत्काल प्रभाव से। चलिए क्लियर हो गई ये जी सर। चलो यहाँ पे स्क्रीन को साफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त। प्रोबेबली हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ना, वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि बहुत बार काफी एग्जाम्स में आ भी चुका है। अब सवाल कह रहा है आपसे कि एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विथ एवरीबडी एल्स, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स इज 66, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो ये कि लेट द नंबर ऑफ पीपल present in the room be n, present in the room, ठीक है, b कितना n। अब देखो यहाँ पे सोचने समझने देखने वाली बात, ठीक है, अगर एक रूम में n लोग हैं और अगर आपको उनके बीच में शेक हैंड्स करवाने तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर हमें एक व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा कि आइए और संबंधित व्यक्ति से हैंडशेक कीजिए। तो इस एक्टिविटी में मैंने क्या किया, मैंने पूरे रूम में से 2 लोगों को क्या किया, सिलेक्ट किया जिनका हैंडशेक करवाना है। तो आप यहां पे क्या करोगे, आप देखो यहां पे ये बोलोगे भैया देयरफॉर नंबर ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, टोटल नंबर ऑफ handshakes would be equal to what, shakes should be equal to NC2। अब कितने हैंडशेक किए भैया उन्होंने, 66। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि 66 इज इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला यूज किया तो आपको मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। बस इतना सा कार्य करना है अपन को और अपना जवाब अपने पास बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाएगा। चलो 66 एज इट इज, n फैक्टोरियल में से आपने निकाला पहले n, फिर निकाला n-1, फिर आपके पास आया n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि आपने 2 को बाहर कर दिया तो -2 करना पड़ेगा, नीचे 2 फैक्टोरियल इज 2 और इधर आया n-2 फैक्टोरियल। अब चीजें होंगी कैंसिल, सबसे पहले n-2 से n-2 गया, ठीक है, ये 2 जाएगा 66 के पास तो आपको मिलेगा 132 इज इक्वल टू इधर पे n स्क्वायर माइनस n, इक्वेशन 0 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 132। अब आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 132 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आए n, ठीक है, वो कैसे करोगे सर, वो भी सिंपल है, यदि मुझे याद है तो n स्क्वायर माइनस आई थिंक 12 और 11 होता है ना, 12 10 जा 120, 12 11 जा 122, माइनस 12n प्लस 11n करने पे और साथ में यहां पे लिखा है प्लस 132, ऐसा करने पे हमें मिल सकता है इक्वल टू 0। चलिए -12 और +11 है ना, हाँ जी सर। अब यहां पे आप n कॉमन लोगे, अंदर आएगा n-12, ठीक है, यहां पे आप लोगे +11 कॉमन तो अंदर सर 132 नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं भैया, क्योंकि उसने साइड चेंज की है, वही मैं फैक्टर्स में देख रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। तो ये -132 है, ध्यान रखिएगा। 11 आपने कॉमन लिया, अंदर आया n-12। आपके 2 फैक्टर्स, एक n-12, दूसरा n+11। n की वैल्यू सर या तो 12 हो सकती है या फिर हो सकती है -11, क्योंकि ये व्यक्तियों की संख्या है तो नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर आएगा 12 पीपल या 12 पर्सन, जो भी आप लिखे, ठीक है। चलिए सिंपल यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था सिलेक्शन का कि दैट इज जितने भी लोग आए थे उनमें से आपने किन्हीं 2 को सिलेक्ट करके हैंडशेक करवा दिया तो वो हो गया अपना हैंडशेक, है ना। ऐसे कितने हुए, ऐसे 66 मामले हुए तो आपने लिखा NC2 इक्वल्स टू 66, सॉल्व किया, n की वैल्यू आई 11। ये मूल मंत्र है, हैंडशेक के क्वेश्चन बहुत बार जीवन में आएंगे, हर बार आप ऐसे ही फॉर्मूला यूज करके इजीली अपना आंसर बता सकते हो। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर
और आई थिंक प्रोबेबली ये है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन सेशन एंड करने से पहले भैया बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखो एक चीज तो ये कि आपको पता ही है अपना बढ़िया सा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपके लिए नित्य नवीन नए वीडियोस रोज अपलोड होते हैं, लेकिन आप में से बहुत विद्यार्थी हमारे वीडियोस तक नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज हमारा जो पूरा चैनल है उस पर मोर देन 40,000 वीडियोस हैं, तो विद्यार्थी का कंफ्यूज होना बट ऑब्वियस है। इसीलिए हमने आपके लिए क्या किया, हमने आपके लिए वेबसाइट और ऐप का निर्माण कर दिया है। अगर आपने अब तक इसे यूज नहीं किया है तो जाके इसे यूज करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे यही होता है, आप ध्यान से देखोगे अगर, तो हमने हर एक क्लास के हर एक स्ट्रीम के सारे कोर्सेज को बाइफरकेट कर दिया है। इसके अंदर भी, स्ट्रीम के अंदर भी सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज, चैप्टर वाइज एंड देन टाइप ऑफ लेक्चर वाइज हमने पूरा बाइफरकेशन करके रखा है, जिससे कि विद्यार्थी को बड़ी ही आसानी से उसके काम के सेशंस और लेक्चर्स मिल जाते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं आती है। तो इनका यूज जरूर कीजिए। इसके अलावा आप हमें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे तो कर लीजिएगा भाई साहब और दीदी जी, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी नए वीडियोस और लेक्चर्स हमारे अपलोड हो रहे हैं उनके बारे में। और सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना बहुत जरूरी है भैया। क्या है कि सोशल मीडिया पे फॉलो करोगे तो वहां पे आपको बोर्ड्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है फ्रॉम वेरियस सर्कुलर्स, सीबीएसई को चाहे स्टेट बोर्ड के हो, वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। और बहुत सारे फन लर्न सेशन भी डिलीवर किए जाते हैं जहां पे आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नए एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे और आपको पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिए, आप सीधे हमारे बुक्स और नोट्स वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। यही फीचर हमने ऐप और वेबसाइट पे भी रखा है, वहां पे भी देखिए ई नोट्स का अलग से हमने एक टैब बनाया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप नोट्स और बुक्स वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं और इजीली आप जो भी प्रोक्योर करना चाहते हैं उसका प्रोसेस हो जाता है। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आप बस पूरी शिद्दत, लगन और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका फोटो भी इन विद्यार्थियों जैसे हमारे वेबसाइट पे फीचर होगा। ये हो गई भैया अपने लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आप आराम से अपने घर जा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनसे प्लीज़ प्यार मोहब्बत से रहिए, झगड़ा वगड़ा मत किया करो भाई, होता है इस उम्र में, लेकिन तुम कोशिश किया करो कि ना हो, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली का ध्यान रखो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो एंड यस खुद की तबीयत का भी बहुत ध्यान रखो। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।